की चिंता और ग्लोबल अनिश्चितता से अमेरिकी बाजार 1% फिसले। एशिया में कमजोर शुरुआत, एसजेएक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट। भंडार बढ़ने की आशंका में पिछले हफ्ते 10% फिसला ब्रेंट क्रूड। मजबूत अमेरिकी पेरोल डेटा के बाद सोने में चमक भी फीकी हुई। आंध्र प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अनिल अंबानी करेंगे 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा 21 दिन में मिलेगी हर तरह की मंजूरी। आज कॉल ड्रॉप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। संचार मंत्री ने फिर दी टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी, अच्छी सर्विसेज ना देने पर सरकार बरतेगी सख्ती। ऑड इवन फॉर्मूले को जारी रखने पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। दिल्ली सरकार का दावा, फॉर्मूले से अब तक 50% कम हुआ प्रदूषण। और मुश्किल में मारन ब्रदर्स एयरसेल मैक्सिस केस की चार्जशीट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शामिल किया दयानिधि और कलानिधि मारन का नाम। साल के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी राहत के कहीं कोई संकेत नहीं। दुनिया भर के बाजार जबरदस्त दबाव में और पहले हफ्ते की बड़ी कमजोरी के बाद आज फिर से 7,500 के लेवल के टूटने का भी खतरा बनता हुआ दिखा है। अब बड़ा सवाल है कि नए 52 वीक लो जब आज हम बनाएंगे तो क्या सारी तेजी की पोजीशन से निकल जाना चाहिए? क्या मंदी और बढ़ सकती है? और ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो ट्रेडर्स की बड़ी पोजीशन है वहां पर क्या किया जाए, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और ट्रेड सेल्स ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। लेकिन अनिल, आप देखिए भारतीय बाजारों ने जिस तरह से खराब प्रदर्शन पिछले हफ्ते दिखाया है, हफ्ते की शुरुआत बेहद कमजोरी भरे नोट पर होने वाली है। सेंचुरी मारने के मूड में था एसजेएक्स निफ्टी। और आप देखिए दुनिया भर के बाजार जो इस समय खुले हैं वो लाल निशान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हफ्ता भी कोई राहत वाला लगता नहीं है। हाँ, कम से कम शुरुआत तो बेहद कमजोरी के नोट पर होगी और भारतीय बाजार बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स पर है। 7,500, 7,550 जो आखिरी उम्मीद आप एक तरह से कह सकते हैं कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए हो सकती है, उसके बेहद नजदीक खुलने के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि डेटा बेहतर थे अमेरिका में, लेकिन उसके बावजूद अब ब्याज दरें ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। इस डर के मारे अमेरिकी बाजार फिसले और एशिया की चाल तो अपनी अलग ही चल रही है। फिर से आज चाइना में गिरावट होती हुई दिख रही है। हांगकांग और उनके बाजार जिस तरह से तेज गिरावट दिखा रहे हैं वो थोड़ी सी चिंता की बात है। अब जहां तक आज की ट्रेडिंग रणनीति का सवाल है, मैं बजाय एक किसी लेवल के एक रेंज पर नजर बनाकर रख रहा हूं और वो रेंज मेरी है 7,475 से 7,525 के आसपास। और वहां पर मुझे लगता है कि निफ्टी पहला सपोर्ट ले सकता है और वहां पर ओपनिंग हो सकती है। 7,500 बेहद अहम होगा साइकोलॉजिकली, क्योंकि वहां पर जिस तरह की पोजीशंस बनी, जो हम वायदा कारोबार के डेटा डिस्कस करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या मायने हैं 7,500 के नीचे निकलने के। तब आपके लिए अगला सपोर्ट बहुत नीचे बनता है और वो होता है 7,400 के आसपास का। तो 7,475, 7,525 ये 50 पॉइंट की रेंज पर नजर रखिए। कमजोरी साफ दिख रही है और अब जब तक कल के हाई शुक्रवार के हाई 7,630-35 के ऊपर बाजार न निकले तब तक आपको तेजी के मूड में आने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही रुझान आपको दिखेगा काफी हद तक बैंक निफ्टी पर भी। 15,800 बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल है और जब तक 15,800 के ऊपर है आखिरी उम्मीद है आपकी, उसके नीचे जाने के बाद और तेज गिरावट या नीचे की जगह खुलने की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है। अब दिक्कत कहां है? अब तक तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर काफी मजबूत बने हुए हैं, लेकिन अगर निफ्टी अपने अहम लेवल्स तोड़ता है, नए 52 वीक लो के नीचे जाकर अगर आज बंद देने की कोशिश करता है, तो फिर आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट ज्यादा बढ़ सकती है और वहां पर ट्रेडर्स को अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये बाजार ट्रेडिंग करने का नहीं है और अगर करनी है तो इंट्राडे में करनी है, और वो भी अगर आप जितनी क्वांटिटी करते हैं उसके 20 या 25% क्वांटिटी पर आ जाएं और थोड़ा सा इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुश्किल भरे दिन है और न्यूज फ्लो पर बाजार ज्यादा चल रहे हैं बजाय इसके कि टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स पर, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो कॉशियस रहना चाहिए। सेंसेक्स ने तो नए 52 हफ्ते के निचले स्तरों बना लिए थे, छुआ था वहां पर। निफ्टी आज सुबह सुबह खुलते ही वहां जा सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, हमने देखा था करीब करीब
4.25% की कमजोरी पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी और ये हफ्ता भी शुरुआत काफी कमजोरी भरे नोट पर है। हालांकि फेस्टिवल वीक है, लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, लेकिन इसकी कोई बात कर नहीं रहा है आज इस समय बाजार में। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को, कितनी गिरावट होगी और गिरावट में खरीदारी करना चाहिए या फिर हर उछाल में बिकवाली, क्या हो रणनीति? देखिए, अब थोड़ा तो कॉशियस रहना जरूरी है। 75, 40, 50 जो लास्ट वीक में जब इंटरव्यू में था इसी टाइम पे, तो वो लेवल की एक बहुत बड़ी अहमियत है और यही मैंने बोला था उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से SGX निफ्टी दर्शा रहा है तो ये हो सकता है कि यहां से नीचे चले जाए, बट अभी भी 1 घंटा सवा घंटा बाकी है, तो देखना है कि रिकवर करे, क्योंकि चाइनीज मार्केट्स इस दौरान नीचे खुल के थोड़ा रिकवर किए हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 75, 40, 50 जो है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। बहुत अगर टूट भी जाए तो हो सकता है कि शाम को कोई न्यूज आए यूरोपियन मार्केट्स में, अगर थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी दिखे तो उसके ऊपर बंद होने की कोशिश करेगा इंडियन मार्केट्स। बाकी FII के डेटा और बाकी सारी चीजें काफी नकारात्मक है, बट स्टिल आई फील कि थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। 7450 से लेकर 7550 टू 7600 ऐसा एक रेंज में आज मार्केट हो सकता है कि खेलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है। 100-150 पॉइंट का आज बिल्कुल वॉलेटिलिटी भी बहुत रहेगी और मेरे हिसाब से डिफेंसिव स्टॉक्स पे ध्यान देना जरूरी ज्यादा है और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आइडियाज पे थोड़ा सा कम ध्यान दें, क्योंकि जब गिरावट आती है तो यहाँ पे ज्यादा फास्टर आती है। और पिछले कुछ दिनों में लास्ट वीक अगर देखें तो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स भी काफी चलने लगे थे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये सारे संकेत होते हैं कि वीकर हैंड्स भी मार्केट में है, तो थोड़ी सी और दबाव बन सकती है। तो कॉशियस रहने की जरूरत है। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति नहीं है, कुल मिला के अभी तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी पड़ेगी अगर 75-50 के नीचे बंद होता है मार्केट। तो आज की क्लोजिंग अहम होगी। 7550 के नीचे खराब क्लोजिंग मानी जाएगी। उछाल में बिकवाली करें, खरीदारी से परहेज करें। ये राय है संदीप की। मानस जायसवाल हमारे साथ हैं इस वक्त manasjaiswal.com के। ये बताएं सर कि आप निफ्टी पर क्या अहम लेवल देख रहे हैं और किसके टूटने के बाद आपको लगेगा कि नीचे की एक बड़ी रिस्क, बड़ा खतरा खुलता हुआ दिख रहा है? क्या लेवल्स अहम है और निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि 7550 बहुत ही अहम सपोर्ट है और शायद इसके जब ये ब्रेक होंगे तो वहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि 7550 के नीचे निफ्टी कम से कम 200 से 225 पॉइंट क्रैक हो सकता है। इसलिए आपके जो स्टॉप लॉसेज होंगे वो डेफिनेटली 7550 के नीचे होंगे। रही बात आज की स्ट्रेटजी की, मैं समझता हूं कि देखिए 7550 डेफिनेटली लास्ट वीक निफ्टी नहीं ब्रेक किया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। लास्ट सेशन में हाई लेवल्स पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी को दबाव जरूर मिल रहा था, सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा था। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल एक सेल कॉल लेना चाहिए जिसके स्टॉप लॉसेज 7636 रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज शायद 7550 के लेवल्स ब्रेक होंगे और निफ्टी कहीं ना कहीं 7510 तक जा सकता है। इसलिए मेरी राय में यहां पर एक सेल कॉल ही लेना चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए। 7510 का टारगेट है मानस का। शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाएं। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा गिरेंगे और कौन से वो डिफेंसिव हैं जहां पर कुछ देर पहले संदीप कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए। सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले FII का डेटा एक बार देख लेते हैं। यहां से तो कोई राहत नहीं है। DIs इसके सामने अगर खरीदारी कर भी लें 4 डिजिट की 1000 करोड़ रुपए की जो हुई है, लेकिन बाजार देखिए कमजोर है। FIIs ने 1240 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। इनकी तरफ से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही अब तक। एक्चुअली ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। और पहला हफ्ता जो जनवरी का रहा है, पूरी दुनिया में लगभग $9 बिलियन की कैश मार्केट इक्विटी में बिकवाली हुई है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में अगर $0.5 बिलियन की बिकवाली हुई तो शायद गलत नहीं है। FIIs का मूड ही है पैसा निकालने का। दूसरी बात मैं देख रहा था, सिर्फ भारतीय बाजारों की बात करें, पहले हफ्ते में 3300 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में बिकवाली हुई है। 2500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 1200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। इन तीनों को मिलाकर अगर आप देखें तो लगभग 7000 करोड़ की बिकवाली FIIs की तरफ से पहले हफ्ते में हुई है। अब ऐसे में भले ही डोमेस्टिक फंड्स 1000 करोड़ की खरीदारी कर लें सामने 1200 करोड़ की बिकवाली के सामने, आपको लगेगा डेटा मैच हो रहा है, बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन कैश मार्केट के साथ वायदा कारोबार का डेटा भी देखना होगा। और दूसरी बात यह, आपको
न सिर्फ एफआईज की बल्कि ट्रेडर्स की तरफ से भी जो बिकवाली का दबाव आ रहा है, पोजीशन हल्की होने का आ रहा है, वो तो डेटा में दिख नहीं रहा, तो वो दबाव भी बरकरार। तो उस लिहाज से आपके लिए मुश्किल भरा वक्त है। रात की बात सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि 355 करोड़ के जो इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं एफआईज ने शुक्रवार को, उसमें ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन ज्यादा हल्की की है बजाय मंदी करने के। लेकिन सामने वो पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं हेजिंग करने के लिहाज से, कॉल ऑप्शंस बेच रहे हैं मंदी करने के लिहाज से। तो ओवरऑल डेटा जो हम शुक्रवार को भी कह रहे थे कि बाजार भले ही ऊपर चले जाए, लेकिन डेटा खराब है और आज भी डेटा खराब ही होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाजारों पर दबाव साफ तौर पर एफआईज की बिकवाली का रहेगा ही, और अहम लेवल जब टूटते हैं तो ट्रेडर्स की तरफ से तेजी की पोजीशन कम करने का भी दबाव बनेगा। तो ये दो दबाव इतने बड़े होंगे कि अगर डोमेस्टिक फंड दम लगाकर खरीदारी करे भी वो काफी नहीं होगा। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं 10 हफ्तों से लगातार इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है और वही प्रेशर दरअसल डाल भी रहा है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको बिकवाली करने के बेहतरीन मौके हैं? मानस कह रहे थे कि 7510 तक का टारगेट है उनका निफ्टी पर। मानस, ये बताइए कौन से स्टॉक्स में आपको लगता है कि उछाल में बिकवाली करें आज? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो मैं समझता हूँ सबसे वीक सेक्टर दो सेक्टर दिखते हैं। एक तो मेटल क्षेत्र, जहां पर शायद हमें आने वाले टाइम में और वीकनेस देखने को मिलेगी, और दूसरा बैंकिंग, और जहां पर पीएसयू बैंकिंग में वीकनेस ज्यादा दिखती है। इसलिए मेरी राय में ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको अगर कोई उछाल आ जाए तो बिकवाली करनी चाहिए। और जिस तरह के चार्ट्स पीएसयू बैंकिंग के बने हैं, मैं समझता हूं कि कम से कम 5 to 7% के डाउन साइड देखने को मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे वीक पीएसयू में एसबीआई लगता है, क्योंकि एसबीआई ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं और लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। तो मेरी राय में अगर बैंकिंग में एक सेल कॉल लेना हो तो डेफिनेटली एसबीआई रहेगा। अगर इंटरडे की बात करें तो एक सेल कॉल लेते हैं जिसके स्टॉप लॉसेस 211 के आसपास रहेंगे, और मैं समझता हूँ 204 तक के टारगेट्स इंटरडे में या तो 1 से 2 दिनों में एसबीआई टेस्ट कर सकता है। और मेटल में कौन सा स्टॉक है जहां पर आप बिकवाली के मौके ढूंढ रहे हैं? देखिए, मेटल में एक तो मैं समझता हूं कि वेदांता ने पिछले हफ्ते जिस तरह 82 के सपोर्ट को ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स के साथ किया है, उसको देखते हुए यहां पर वीकनेस बढ़ सकती है। पॉसिबल है कि 77 रुपीज तक के लेवल्स आपको देखने को मिले वेदांता में। इसलिए अगर आप एक करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके स्टॉप लॉसेस 83 के आसपास रहेंगे। पहले तो वेदांता और एसबीआई, ये दो शॉर्ट साइड के आइडियाज दे दिए हैं मानस ने। संदीप से पूछेंगे कौन से वो डिफेंसिव हैं जहां वो खरीदारी करना चाहेंगे। लेकिन अनिल, इससे पहले एफएनओ डेटा ये किस तरह के संकेत दे रहा है? क्या लग रहा है, मेजर लेवल्स टूट जाएंगे 7500 के? यहां पर काफी बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं। 7500 टूटेगा या नहीं, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है, क्योंकि अगर हम 100 पॉइंट नीचे खुल भी जाते हैं, जैसा एसजेक्स निफ्टी दिख रहा है, तब भी आप 7500 के आसपास खुलेंगे। अब 7500 के पुट जिन्होंने बेचे हैं, यानी कि जिन ट्रेडर्स ने तेजी की पोजीशन बनाई है, मान के चलें कि 20, 25, 30 पॉइंट की प्रीमियम तो कमाई होगी, तो उनका असली नुकसान कब शुरू होगा? जब निफ्टी 7470, 7475 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। तो 20-25 पॉइंट की ये एक और एडिशनल रेंज आपके लिए सपोर्ट की होगी। तो अल्टीमेटली जो हम कह रहे हैं कि आज ट्रेडिंग के लिहाज से 7475, 7525 का जो जोन है, जहां पर बाजार शायद ज्यादा वक्त बिताए, उन लेवल के आसपास खुलना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन लेवल्स के नीचे टिका रहता है, पहली बात, और दूसरा है कि क्या उन लेवल्स के नीचे क्लोज देता है। और इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि लगभग 59 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? जब ये 59 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इसमें से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख शेयर भी अगर कम होने लगे ओपन इंटरेस्ट में से, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन छोड़ना शुरू करें, तो वो जो बाजार पर दबाव बनाएगा वो निफ्टी को आसानी से 7400 की तरफ ले जा सकता है। तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि 7500 के नीचे बाजार ज्यादा वक्त टिकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, बैंक निफ्टी की हमने बात की, वहां भी 15800 के नीचे अगर टिकेगा तो आपको पोजीशन तेजी से कम होती हुई दिखेगी। स्टॉक फ्यूचर्स में मामूली से शॉर्ट्स बने, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई खास शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है, बल्कि मंदी तेजी की पोजीशन थोड़ी सी कम ही होती हुई दिखी है। पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरसोल्ड नहीं दिख रहा, 0.82 पर है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। पुट और कॉल में जो एडिशन हुआ है शुक्रवार के सेशन में, कॉल्स जबरदस्त बेचे गए, और ये बड़ी दिक्कत की बात है। लगभग 42 लाख शेयरों से कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जो कि 7700 से लेकर 8000 हर लेवल पर। इसका मतलब साफ है कि हर ऊपर के स्तर पर बाजार को बड़ी दिक्कत आएगी, ऊपर जाने में बड़ी मुश्किल आएगी। तो वायदा कारोबार के आंकड़े पूरी तरह से नेगेटिव साइड पर है। बिल्कुल, राहत सिर्फ इतनी है आपके लिए कि 7500
ये अगर क्लोज के बेसिस पर ऊपर बना रह जाए तो आखिरी उम्मीद के तौर पर देखिए इसे, अदरवाइज आपके लिए बड़ी तेजी की पोजीशंस कम होने का खतरा है। चलिए, तो दबाव का ही है संकेत साफ तौर पर 7500 इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर सबकी नजर होगी। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट्स आज क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन संदीप, डिफेंसिव में आप कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए, बताइए कौन से वो डिफेंसिव आपने आज के लिए चुने? देखिए, मैंने एक विप्रो चुना है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि डाउनसाइड अब बहुत ज्यादा है नहीं और कंपनी में भी जो मैनेजमेंट लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं और कुछ कंपनी ने रियलाइज किया कि और थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू इट्स लिस्टेड पियर्स। तो विप्रो मुझे संभाव लगता है डाउनसाइड रिस्क नहीं है, इसीलिए उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज है जो कि एफएमसीजी प्ले भी और बहुत सारे बिजनेसेस है इसमें, तो मुझे लगता है गोदरेज इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज थोड़े से अब बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है क्योंकि परसों भी ठीक था, ये बंद होते होते ठीक ही बंद हुआ था। और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पॉजिटिव न्यूज थी मगर नेगेटिव मार्केट्स में पॉजिटिव न्यूज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा नहीं और डाउनसाइड रिस्क इसमें भी बहुत कम लगती है मुझे और बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। तो कुल मिला के अगर सेल साइड के कॉल्स तो बहुत सारे हैं बट सेल साइड में मैं चूंकि फंडामेंटल ज्यादा ट्रैक करता हूँ और सेल साइड के कॉल्स वैसे मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता क्योंकि रिस्क बहुत बड़ी होती है और बाइंग साइड में ही रहने में फायदा रहता है क्योंकि जहां पे भी एक अच्छे लेवल्स पे सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉक्स रहते हैं तो कोशिश करें और मार्केट में जो उछाल आए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने के भी मौके मिलते हैं। फिर शुगर सेक्टर है वहां पे थोड़ा सा माहौल बनना चाहिए। ऑयल एंड गैस है वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है जैसे कि बीपीसीएल है, रिलायंस है, इनको डिक्लाइंस पे लेना चाहिए। ओके, बीपीसीएल, रिलायंस यहां पर खरीदारी करिए। शुगर सेक्टर पसंद है और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, गोदरेज इंडस्ट्रीज, विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अगर आप बाय साइड के आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो ये हो सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं आज निफ्टी पर और ये भी बताएंगे कि आज के टॉप 5 ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक्स कौन से। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। सबसे पहले नतीजों पर और बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को जो नतीजे आए उनमें सिंटेक्स थोड़े से नतीजे कमजोरी की तरफ दिख रहे हैं। 161 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 180 करोड़ जरूर पहुंचा है लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम है और आय में 1832 करोड़ से बढ़कर 2050 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। इसके अलावा अशोक लेलैंड, इसके लिए एक पॉजिटिव खबर है। 680 व्हीकल्स और स्पेयर पार्ट्स के लिए जिम्बाब्वे सरकार से इनको एक ऑर्डर मिला है तो शेयर पर नजर होना चाहिए। और कोर्ट में जो मामले की सुनवाई चल रही है, कॉल ड्रॉप पर कितना हर्जाना लगाया जाए, ट्राई काफी कोशिश कर रहा है। आज फिर से सुनवाई है। भारती आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे टेलीकॉम स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। अगर कोर्ट अपना फैसला दे दे कि हाँ ये हर्जाना लगेगा तो इन कंपनियों के लिए बड़ा भारी होगा। सोबा डेवलपर्स के लिए एक पॉजिटिव खबर, तीसरी तिमाही में इन्होंने करीब करीब 8 लाख स्क्वायर फीट जगह बेची है। 478 करोड़ रुपीज इन्होंने वहां से रियलाइज किए हैं और एवरेज रियलाइजेशन देखिए 5,932 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, तो ये अच्छा माना जाएगा। और एक बेहद अहम और इंटरेस्टिंग खबर MTNL के लिए, कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि जो भारी भरकम नुकसान में चल रही है MTNL अब तक, वो अगले साल तक मुनाफे में आ जाएगी और अगर ऐसा होता है तो वाकई में शेयर के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। चलिए और अब एक बार अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि वो बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। संदीप और मानस हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आइए एक बार जान लेते हैं कि टॉप 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं हमारे। आप देखिए, मनीष शर्मा कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, 7,500 तक के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें, 7,670 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान की राय भी निफ्टी पर बिकवाली की है। 7,550 का उनका लक्ष्य और 7,676 पर वो स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहे हैं। मलकान की विशाल मलकान, इनका मानना है कि 7,480 तक के टारगेट्स के साथ आपको यहां पर अप्रोच करना चाहिए, 7,620 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन सब लोग मंदी में हो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आरके ग्लोबल के राकेश बंसल खरीदारी की राय दे रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। उनका ये मानना है कि 7,540 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 7,669 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है लेकिन आज उसके नीचे ना खुले, ये देखना जरूरी होगा।
boss.com के रजत बोस निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं और यहां पर वो स्टॉप लॉस बता रहे हैं 7,640 का, टारगेट होगा 7,540 का। और 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की राय है मंदी की तरफ, और सबसे अहम लेवल जो निफ्टी पर दिख रहा है पहला है 7,540 का। अगर उसके नीचे खुल जाए तो फिर 7,500, 7,480 ये है रेंज जहां पर निफ्टी लेगा सपोर्ट। ऊपर की तरफ तेजी के मूड में तभी आए जब कल का हाई शुक्रवार का हाई बाजार पर पार करे। 7,640 पहला लेवल होगा और उसके बाद 7,670। इन दो लेवल्स पर ऊपर रखें नजर और नीचे 7,500, 7,480। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फोकस पूरा स्टॉक्स पर। कैसे ट्रेड करें आज स्टॉक्स को, शॉर्ट या लॉन्ग, और साथ ही क्या लेवल्स हैं हम जानेंगे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। हमारे साथ संदीप और मानस हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सन टीवी इसके ऊपर राय लेना चाहूंगा। मानस, आपसे चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट फाइल करी है एक्सिस मैट्रिक्स मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था 2G का, और अब दयानिधि मारन और कलानिधि मारन दोनों बंधुओं के नाम यहां पर शामिल हो चुके हैं। क्या यहां पर बिकवाली करनी चाहिए? क्या दबाव देखने को मिल सकता है? हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में डेज हाई के आसपास क्लोज हुआ था 3.5% मजबूती के साथ। कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी देखने को मिले थे इसमें। देखिए, जुलाई में स्टॉक ने 258 के आसपास लोड बनाने के बाद लगातार चार्ट्स पे हाई टॉप्स हायर बॉटम बनाया है। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो शायद चार्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। और सन टीवी कहीं ना कहीं 475, 485 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी निगेटिव न्यूज आती है और स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले, जब स्टॉक 400 रुपए या 410 रुपए के लेवल्स टेस्ट करे, तो वो फिलहाल के लिए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। मैं समझता हूँ जब तक स्टॉक अपने 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 390, 385 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 385 के नीचे लगाने चाहिए। तो 385 के स्टॉप लॉस से अगर आज गिरावट के साथ खुले तो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं सन टीवी में। ये इंटरेस्टिंग होगा, देखना है कितना कमजोर आज ये होता है। लेकिन न सिर्फ सन टीवी बल्कि कुछ नतीजे आए हैं इस वीकेंड पर। सिंटेक्स की हमने बात की, 8K माइल्स, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब नतीजों पर भी चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको स्टॉक्स कैसे खुलेंगे और खुलने के बाद कैसे ट्रेड करें इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और संदीप जैन। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखने वाला है, राय ली जाए। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज नतीजे ऐसे, मुनाफा बढ़कर तो आया है, सेल्स भी बढ़ी है संदीप, लेकिन उम्मीद ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की थी, क्योंकि देखिए कच्चे तेल के दाम इतने नीचे हैं, कमोडिटीज के दाम नीचे हैं। इस वक्त अगर कंपनी दमदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी तो कब दिखाएगी? ये बताइए, अब सिंटेक्स में किया क्या जाए? नहीं, बात तो सही है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इसीलिए यहाँ पे अटका हुआ है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये जो रिजल्ट था ये डिस्काउंटेड लग रहा था मुझे, और हालांकि उम्मीद बहुत अच्छी बनाई हुई है सिंटेक्स, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में सर्टेनली ये सारे जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस और सारे रॉ मटेरियल के प्राइजेस जो नीचे आए हैं, इसका बेनिफिट सर्टेनली दिखेगा। और इस क्वार्टर में थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा आया है, इनफैक्ट इन प्राइजेस में ज्यादा शार्प फॉल आया है। तो पहले के जो रहती है उसमें बाई एवरेजेस का डिफरेंस रहता है, बट अब लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स अच्छे देगी ये कंपनी। और जिस तरीके से सरकार का सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छ भारत के ऊपर फोकस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। इन लोगों के पास बहुत अच्छी डिमांड है, इनफैक्ट टैंक्स की बहुत अच्छी डिमांड है। इनफैक्ट इसी इंडस्ट्री के कुछ छोटे प्लेयर से बात कर रहा था, तो माहौल लगता है कि बहुत जबरदस्त बनने वाला आने वाले सालों में, जो सरकार के बजट है उसकी वजह से। तो बिल्कुल ये बाइंग बनती है इसमें, और आज अगर टूटता है नेगेटिव खबरों की वजह से तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और बहुत ज्यादा मुझे डाउनसाइड इसमें लगता नहीं है। 95, 90 एक ऐसा लेवल है जहां पे सर्टेनली सपोर्ट लेगा, और ऊपर का लेवल मुझे लगता है 145-50 तक का टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म निवेश होगा सर्टेनली वो। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो निवेश आपको करना चाहिए सिंटेक्स में, ये राय हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट संदीप दे रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कितना पेन अभी और बाकी है? मानस, इन्होंने अपने सेल्स और प्रॉफिट का जो फोरकास्ट था इस वित्त वर्ष का, उसको
5% नीचे की तरफ रिवाइज किया है, 20% से घटाकर 15% कर दिया है। वो कह रहे हैं कमोडिटीज के दाम क्योंकि टूटे हैं उसके चलते अब कम सेल्स होगी, और मार्जिन्स भी देखिए एक्सपेक्टेशन से कम ही आए हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए आज के दिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए? देखिए, पिछले करीब 3 मंथ का अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे तो एक चीज बहुत क्लियर होती है कि स्टॉक 105 और 95 इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शायद नहीं दिखेगी। अज्यूम करिए कि आज निगेटिव संकेतों के चलते स्टॉक 95 के नीचे जाता है, तो मैं समझता हूं कि वहां पर एक ट्रेडर के लिहाज से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की राय रहेगी, जिसमें मैं समझता हूं कम से कम 83-84 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इसलिए 95 के नीचे आपको एक सेल कॉल लेना है जिसके स्टॉप लॉसेस 101 रुपए आप रख सकते हैं, और टारगेट आपको सेट करके चलना है करीब 84-83 तक। 8 के माइल्स ये एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं आपसे। ऐसे तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक में रनअप भी उसी तरह का हुआ है। माइनस चार्ट्स के लिहाज से बताइए 8 के माइल्स के लिए क्या लेवल्स अहम है, क्या ट्रेड बनता है यहाँ पर, क्या कोई खरीदारी का मौका है या फिर दूर रहने में समझदारी है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, मैं सुन नहीं पाया आपने किस स्टॉक के बारे में बात। 8 के माइल्स 8000 मील हिंदी में ये कुछ फंड ने पहले काफी कुछ देखिए फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी की थी, स्टॉक में बड़ी तेजी बनी थी पिछले साल मेरे ख्याल से। हाँ देखिए ना आप, कितना 2300-2400 रुपए हो गया ये स्टॉक। देखिए पूरी रैली देखिए तो मेरे ख्याल से पूरे एक साल में अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले करीब 600 या 700 रुपए का भाव हुआ करता था, और उसके बाद जो रैली देखने को मिली है, और अब यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन देना मैं नहीं समझता सही है। बस केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं, स्टॉक में कोई वीकनेस के कोई साइन नहीं दिखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आपके पास स्टॉक है तो आप अपने स्टॉप लॉसेज रिवाइज करते हैं और पूरी रैली को एंजॉय कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्टॉप लॉस रिवाइज करके अब 2200 रुपए करना चाहिए, क्योंकि 2200 रुपए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, और अगर 2200 रुपए के नीचे स्टॉक जाएगा तो समझना चाहिए कि शायद एक डिसेंट डाउनसाइड, एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि 2200 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहे। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2450 अगर स्टॉक ब्रेक करेगा तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो करीब 2575 के आसपास आता है। चलिए, शोभा डेवलपर्स, ये स्टॉक आपको कैसा लगता है संदीप? आप देखिए बेंगलुरु की जो ये कंपनी है ये लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। बाकी रियल एस्टेट कंपनियों के बनस्पत भी आप देखिए इनकी बिक्री ज्यादा अच्छी होती है, और तीसरी तिमाही में जो सेल्स के नंबर्स आए हैं उसमें 12% की वृद्धि इन्होंने दिखाई है नई बिक्री में, और एवरेज रेवेन्यूज रियलाइजेशन भी देखिए जो पिछले क्वार्टर 5822 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था वो बढ़कर अब 5932 रुपए हो गया है। तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो ऊपर के भाव पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना स्पेस बेच पा रही है। कैसी लगती है कंपनी फंडामेंटली आपको? देखिए फंडामेंटल्स अच्छे थे सर्टेनली, और मैंने रेकमेंड किया हुआ आपके चैनल पे ये कई बार ये स्टॉक, इनफैक्ट रियल्टी स्टॉक्स में समहाउ गवर्नेंस के हिसाब से या बैलेंस शीट की क्वालिटी के हिसाब से ये स्टॉक फिर भी अच्छा लगता था। बट अभी इस कंपनी का जो रिसेंटली मैंने देखा कि मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस कंपनी ने बढ़ाया है, और वहां पे अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी नीचे आ रही है तो सर्टेनली वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसकी वजह से इनके बैलेंस शीट पे फ्यूचर में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आज हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में ये लोग मैनेज कर रहे हैं, जहां पे इंडियन मार्केट्स में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे रुझान नहीं है रियल एस्टेट के, भले वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा भाव है, नीचे आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और पॉजिटिव न्यूज है। बट ओवरऑल आई फील कि थोड़ा अवॉइड करना ज्यादा सही रहेगा, इन लेवल्स पे बॉटम फिशिंग नहीं करें, क्योंकि मार्केट के रुझान भी नेगेटिव है और रियल्टी स्टॉक्स की पिटाई होती है जब मार्केट नीचे आता है। तो थोड़ा वेट करें और फिर देखेंगे किन लेवल्स पे लेना होता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर इसी स्पेस में अगर कोई कंपनी अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, जिसकी बेंगलोर में भी प्रेजेंस है, नॉर्थ में भी प्रेजेंस है, और ओवरऑल काफी सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और भी करते हैं, और काफी अच्छा ग्रुप है और लेवल्स अच्छे हैं, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है, तो हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया क्लाइंट्स को। ओके, तो ये स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है शोभा डेवलपर्स। लेकिन एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक्शन देखने को मिल सकता है। जनरली चीन के बाजार जब भी गिरते हैं तो टाटा मोटर्स पर गिरावट होती है, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए जो दुनिया भर में
जो आंकड़े आए हैं JLR की बिक्री के, वो मजबूत दिख रहे हैं। खासतौर से चीन को छोड़कर बाकी जो दूसरे बाजार हैं, अमेरिका जैसे बाजारों में काफी अच्छी मजबूत ग्रोथ आई है। अब ये देखना होगा, इंटरेस्टिंग ये होगा कि चीन के बाजारों की गिरावट पे टाटा मोटर्स गिरता है या फिर इन आंकड़ों के दम पर मजबूत रह पाता है। लेवल्स बता दें आप पहले, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में मानस? देखिए, जो हमने पूरी रैली 280 रुपीज से लेकर 430 तक देखी थी, उस पूरी रैली को स्टॉक 61.80% तक करेक्ट कर चुका है। तो छोटा मोटा उछाल आना तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जब तक डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं नहीं समझता यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई उछाल मिले और स्टॉक 365 से 375 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। वहां पर फ्रेश लॉन्ग ना बनाए जब तक स्टॉक 380 रुपए के लेवल्स ब्रेक ना करे, उसके ऊपर क्लोज ना हो, तो तक यहाँ लॉन्ग ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा। और अशोक लेलैंड, ये शेयर कैसा लगता है? यहाँ पर 680 व्हीकल्स और स्पेयर पार्ट्स के लिए इनको ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे से $50 मिलियन का। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक लेलैंड ने पिछले दिनों आउट परफॉर्म किया है। वो शायद आने वाले टाइम में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट ये आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी लंबी अवधि में अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मैं नहीं समझता अशोक में अभी आपको करंट लेवल्स पे लॉन्ग बनाने चाहिए। मैं समझता हूं कि इंतजार करें, क्योंकि अगर इमीडिएट टर्म या तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो चार्ट्स पे स्टॉक वीक लगता है। एक बार स्टॉक 90 रुपए के नीचे जाएगा तो वहां से कम 7 से 8 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इसलिए आप निवेशक हैं तो बिल्कुल आप इस गिरावट पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और 8 to 10 मंथ्स में आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 105 और 110 के लेवल टच करेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं समझता हूँ 90 रुपीज के नीचे आपको एक शॉर्ट कॉल लेना है, जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 90 के आसपास रहेंगे और टारगेट 84 के आसपास। बिल्कुल, तो ये राय है इस वक्त आपकी अशोक लेलैंड पर। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। उनकी राय में लूंगा निफ्टी पर, लेकिन उससे पहले एक बार आपको एशियाई बाजारों का अपडेट देना जरूरी है, क्योंकि कमजोरी वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे पहले हांगकांग के बाजारों को देखिए, क्या हाल है वहां पर। अब हांगकांग में नुकसान हो चुका है 2.5% से ज्यादा का, और पॉइंट में मैं आपको बता दूं नुकसान हो चुका है करीबन हांगकांग में 500 पॉइंट से ज्यादा का, 543 पॉइंट मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, 543 पॉइंट का है। और बड़े बाजार में स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर ये 2% नीचे है, शंघाई 1.5-2% नीचे है। और मजे की बात आप देखिए, जिस तरह से डाउ गिरा है शुक्रवार को, उसके बाद भी डाउ फ्यूचर्स अभी भी 65 अंक नीचे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं बाजार को ये डर है आज शाम को अमेरिका में फिर से कमजोर सेशन होगा, यूरोप कमजोर खुलेगा, क्योंकि FTSE फ्यूचर 0.5% नीचे दिख रहा है। ये सब दबाव बना रहे हैं। इस दबाव के बीच में गौरव बताइए, निफ्टी पर क्या अहम लेवल आप देख रहे हैं और कैसे ट्रेड करना चाहिए अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुल जाए, जो अभी SGX निफ्टी पर दिख रहा है 7,500 के आसपास? गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपके यूएस को। मान्यता यही है कि अगर 7500 सस्टेन कर लेगा, वहां पे जो पुट का कॉन्सेंट्रेशन है काफी अधिक मात्रा में है। अगर वो सस्टेन हो जाता है तो मेरे हिसाब से आपको बाउंस बैक देखने मिल सकती है। तो आज ओपनिंग ट्रेड में नहीं, लेकिन लेट द निफ्टी स्टेबलाइज। अगर वापस निफ्टी एक बार 7540 के ऊपर आता है, नीचे गिरने के बाद 7540 के ऊपर वापस आता है, तब आप बाय कीजिए। 7500 के करीब का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आपको एक 100.7650 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। एक ट्रेडिंग कॉल है, ओवरऑल ट्रेंड वीक है, लेकिन जब रिस्क रिवॉर्ड की बात होती है कि आज 7500 में सेल करूं तो हो सकता है 50 पॉइंट्स और गिरे 7450 हो जाए। लेकिन अगर थोड़ी भी अगर उछाल अगर आई तो आपके स्टॉप लॉस को बहुत इजीली ट्रिगर करवा देगी। थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट में सेंस आने दीजिए। 7540 के ऊपर वापस निफ्टी आता है तो बाय कीजिए। हाँ, 7500 के नीचे का निफ्टी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तब मैं फिर पुट्स में करूंगा। मैं फिर भी फ्यूचर्स में नहीं करूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी। पुट्स में करूंगा और 7300 7400 के पुट बाय करूंगा, वो बेहतर होगा। ACC एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपने बिकवाली करने की राय दी है। गौरव बताइए किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? हर रोज हम देख रहे हैं ये शेयर नए 52 हफ्ते के निचले स्तर छू रहा है।
जी बिल्कुल, इसमें फ्रेश शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, निचले स्तर भी छू रहे हैं, फ्रेश शॉर्ट्स भी बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने मंदी की पोजीशन जो वीकनेस है वो भी बना रहे हैं, वीक पोजीशन अभी बना रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार 1250 1230 तक के लेवल से एक बार दिखा सकता है। आज कौन से स्तर पे ओपन होता है वो भी महत्वपूर्ण है। अगर 1270 पे ओपन हो रहा है तो मेरे ख्याल से फिर रिस्क छोड़ना फेवरेबल नहीं होगा। बट अगर ये 1280 तक भी अगर ओपन हो रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिर आपका 1300 का लक्ष्य रखिए, स्टॉप लॉस रखिए, और 1240 तक के लक्ष्य की आप उम्मीद कर सकते हैं। ओवरऑल इसका ट्रेंड थोड़ा वीक है। जब तक ये 1340 1350 सस्टेन नहीं करेगा ऊपरी स्तरों पे, 22 में सलाह नहीं होगी, तब तक ये सलोनाइज ही रहेगा। बिल्कुल। तो ये राय इस वक्त एसीसी में बिकवाली करने की। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज मनाने जा रहा है अपना 11वां जन्मदिन। जी हाँ, 13 जनवरी को सीएनबीसी आवाज के 11 साल पूरे हो जाएंगे। इस खास मौके पर हमने एक आयोजन किया है। अब से लेकर हर रोज शुक्रवार तक पूरे हफ्ते हम आपको बाजार के ऐसे 5 दिग्गजों से मिलाने वाले हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएशन के अपने गुरु बनाए हैं, मंत्र बनाए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कमजोर बाजार में, खराब बाजार में किस तरह से बेहतरीन स्टॉक चुने जाएं जो कि आपको लंबे समय में अच्छी खासी वेल्थ, कई गुना, जी हाँ कई गुना, इनमें से कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो आज आपको हम मिलाएंगे और उन्होंने अपने शेयर 40 गुना करके बेचे हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स किस तरह से शेयर चुनते हैं, कौन से शेयर चुनते हैं और उन शेयरों में वो क्या देखते हैं, ये सब जानने के लिए हर रोज सुबह 9:25 9:30 पर हमारे साथ जुड़िएगा। बसंत माहेश्वरी, संदीप दीक्षित, रामदेव अग्रवाल, रमेश दमानी और विक्रम कोटक इस पूरे हफ्ते आपको बताने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र। हमारे एक्सपर्ट है हमारे साथ मानस जायसवाल, संदीप जैन और गौरव बिस्सा। संदीप, एक राय आपसे लेना चाहता हूं इंटरेस्टिंग स्टॉक पर, एमटीएनएल। हर तिमाही में 4 डिजिट में नुकसान करने वाली कंपनी, 700-800 करोड़ नुकसान करना तो मामूली बात है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इस वीकेंड पर आया। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं कि अगले साल से ये कंपनी मुनाफे में आ जाएगी। मेरा 2 सवाल है, क्या आपको लगता है आ जाएगी मुनाफे में, और यदि आ जाएगी तो फिर क्या इन लेवल्स पर वैल्यू दिखती है एमटीएनएल, खरीदेंगे आप? देखिए, मुझे समहाउ मतलब टेलीकॉम स्टॉक्स में और भी सारे ऑप्शंस है, और एमटीएनएल अगर होगा तो प्योरली वो एसेट प्ले होगा, और ठीक है बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, और उसकी वजह से कुछ कर ले। बट ओवरऑल सरकार ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया और वो भी आईटी मिनिस्टर ने दिया है, तो देखना होगा। बट सडनली इन्होंने परफॉर्मेंस पे इंप्रूवमेंट तो लाया है और कुछ चेंजेस भी आए हैं। और इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो 18 रुपए 19 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट रहता है, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, उस हिसाब से एक कॉल लिया जा सकता है। बट ऊपर भी करीब ये मुझे लगता है कि 30 रुपए से ज्यादा निकलेगा नहीं। तो कुल मिला के ये है कि ट्रेडर्स कॉल है, और आने वाला साल अभी बाकी है। टेलीकॉम स्टॉक्स में वैसे ही काफी प्रेशर बना हुआ है। इवन भारती आरकॉम एक थोड़ा बेटर जरूर किया है, बाकी भारती और आइडिया तो मार्केट्स में परफॉर्म नहीं किया है। तो ओवरऑल आई फील कि एक ट्रेडर्स आउटलुक दे सकते हैं। बाकी ओवरऑल इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये स्टॉक नहीं बना है और अवॉइड करने की राय दूंगा। और ओएनजीसी, संदीप, ये कैसा लगता है आपको? यहाँ पर वीकेंड पर रिपोर्ट्स थी कि आंध्रा कोस्ट के आसपास इनके पास इन्होंने बड़ी गैस की डिस्कवरी करी है, और माना यह जा रहा है ये जो गैस की डिस्कवरी है वो इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। हालांकि अब तक कंपनी का औपचारिक कोई घोषणा नहीं आई है, लेकिन ओएनजीसी कैसे अप्रोच करेंगे इस शेयर को इस खबर के चलते? तो ये सर्टेनली वैल्यू तो है ही है, डिविडेंड यील्ड है, और ये खबर भी काफी बड़ी है इस कंपनी के लिहाज से, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया पास्ट में भी कंपनी ने। तो मुझे बट ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जो पिटाई हुई है उसकी वजह से काफी पिटाई हुई है इसके प्राइसेस की भी, स्टॉक प्राइसेस की भी। बट ओवरऑल अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर 2 साल 3 साल तक पेशेंस रखना चाहता है और एक अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहता है, तो सर्टेनली ओएनजीसी पे ध्यान देना चाहिए। ओएनजीसी, रिलायंस, ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं इस सेक्टर में, और बहुत ज्यादा रिस्क, डाउनसाइड रिस्क मुझे लगती नहीं है इन लेवल्स पे। 230 रुपए के लगभग भाव है, और 200 रुपए से नीचे बहुत ज्यादा जल्दी जाता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सारी नेगेटिव न्यूज काफी पच चुकी है। और क्रूड ऑयल में भी अब ऐसा नहीं लग रहा कि और कोई बहुत ज्यादा बड़ा फॉल आएगा। हालांकि अभी भी बाकी है पेन, बट स्टिल बहुत बड़ा फॉल ऐसा लगता नहीं कि आएगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई निवेश करना चाहे तो थोड़ा बहुत देखिए, अगर आज मार्केट टूटा हुआ रहे और थोड़ी अगर इन पे प्रेशर बनती है
तो और आज पॉजिटिव न्यूज की वजह से हो सकता है कि नेगेटिव मार्केट का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़े, बट ओवरऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी। खरीदारी के मौके ढूंढने की राय है इस वक्त। और क्या खरीदारी के मौके मानस MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिखते हैं आपको, क्योंकि नंबर्स बड़े दमदार दिए हैं इस बार। जो इस वीकेंड पर नतीजा है, मैं देख रहा था, आय देखिए 35% बढ़ी है, 55 करोड़ पे पहुंच गई। मार्जिन 2.5 करोड़ से सीधा 20%, 2.5% से सीधा 20%। अब ये सस्टेन होंगे नहीं होंगे, अब जब मैनेजमेंट से बात करेंगे तो पता चलेगा। ईबिटा 1 करोड़ से सीधा 11 करोड़, जो नुकसान में तक कंपनी 3.25 करोड़ का जो नुकसान किया था उसके सामने 2.25 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो एक तरह से इस तिमाही के नतीजे तो कम से कम अच्छे दिख रहे हैं। जारी रहेंगे आगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चार्ट्स पर क्या तेजी बन सकती है, खरीदेंगे आप? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, तो वहां पर मेरे ख्याल से अक्टूबर में स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई थी। पैटर्न तो अभी भी पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली चार्ट पे दिखते हैं। मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म की बात करें तो 31-32 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप करंट लेवल्स पे स्टॉक को एक लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 24.50 के नीचे होंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत क्लियर राउंडिंग बॉटम दिखता है। और ये राउंडिंग बॉटम जिस तरह का बना है, ऐसा लगता है कि शायद जो हमने करेक्शन देखना था, जो डाउनसाइड देखना था, वो स्टॉक ने देख लिया है और शायद एक बड़ी रैली के लिए तैयार है। हो सकता है कि हम अगर थोड़े लंबे समय की बात करें, 12 से 15 मंथ की बात करें, तो चार्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद हमें कहीं ना कहीं 60 रुपए और 65 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो इस शेयर पर नजर रखिएगा। अच्छी रैली पिछले कुछ दिनों में इसने दिखाई है, आज देखना होगा किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव बिस्सा, मानस जायसवाल और संदीप जैन। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप जैन, गौरव बिस्सा और साथ ही मानस जायसवाल। टेलीकॉम शेयरों में गौरव, अगर कहीं कोई आपको लगता है मौका बन सकता है आज ट्रेडिंग का, क्योंकि देखिए आज फिर से कोर्ट में मामले की सुनवाई है, कोल्ड ड्रॉप वाला मामला है, और अगर जिस तरह से ट्राई और सरकार पीछे पड़ी कि मुआवजा तो देना पड़ेगा कोल्ड ड्रॉप पर, और कंपनियों के लिए भारी पड़ सकता है, अगर कोई फैसला ऐसा आ जाए जो कंपनियों के विपरीत हो तो बड़ी मंदी हो सकती है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक उतने कमजोर हो नहीं रहे, मजबूत हो रहे हैं एक्चुअली। अब ये बताइए, भारती, आइडिया और आरकॉम, इन 3 शेयरों में से कोई शेयर अगर आप ट्रेड करना चाहें और किस तरफ? ठीक है, आइडिया में मैं ट्रेड करना चाहूंगा। उसमें आप देखेंगे तो काफी ऊपरी स्तरों से शॉर्ट्स बनते जा रहे हैं। अगर टेक्निकल की भाषा में की जाए, डबल टॉप की फॉर्मेशन की देखा जा रहा है। 130 का अच्छा सपोर्ट है, जहां से कुछ 3 या 4 बार हमने शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला देखा था, 5 से 7% की तेजी वहां से दिखी गई थी। तो मेरे हिसाब से अगर 130 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो जो क्लोजिंग है 133 है, तो अगर जो भी उसके आदेश आते हैं उसके बावजूद भी मैं कहूंगा अभी ओपनिंग इतनी वीक है तो 130 के आसपास ही होगा। तो 130 के नीचे का ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मेरे हिसाब से आप तब मंदी की पोजीशन पर बिठा सकते हैं, क्योंकि उस सूरत हाल में इसमें काफी अच्छा करेक्शन आ सकता है। टू ट्यून ऑफ अराउंड 122-123 तक, 120 तक भी आ सकते हैं, तो वो एक रिस्क वर्थ फेवरेबल है। बाकी में फिलहाल आरकॉम है जिसने पोजीशंस बनाई थी अच्छी खासी लॉन्ग, उसमें फिर थोड़ी बहुत अभी भी लॉन्ग्स बचे हुए हैं, सो इट हैज अ ब्लेंड ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो वहां पे आपको काफी वॉलेटिलिटी दिखेगी। यहाँ पे आपको जो ट्रेंड है वो मिल सकता है आइडिया में। ओके, चलिए तो ये रहा है आइडिया पर। लेकिन कल का दिन भी इंपॉर्टेंट होगा अर्निंग सीजन के लिहाज से। टीसीएस के नतीजे कल आएंगे, कुछ बैंक्स के नंबर्स कल आएंगे। टीसीएस पर आपसे व्यू लेना चाहता हूं संदीप, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, चेन्नई के फ्लड्स की चिंता है तो सबको पता है, और ये भी पता है कि तीसरी तिमाही के नंबर्स थोड़े से कमजोर आते हैं जनरली। आप यहां से इतनी गिरावट के बाद क्या खरीदारी करना चाहेंगे टीसीएस में, या नतीजों तक का इंतजार? क्योंकि हमारा जो एस्टिमेट है मुनाफे का, वो कह रहा है कि 1% के आसपास कमी आ सकती है मुनाफे में। 6005 करोड़ रुपए का फिगर हमारा निकल कर आया है। आपके क्या एस्टिमेशंस हैं? टीसीएस को कैसे अप्रोच करेंगे नतीजों से एक दिन पहले? देखिए, मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से ये सारी जो नेगेटिव न्यूज है चेन्नई वाली, और ये सब काफी हद तक डिस्काउंटेड हो चुकी है, और इसीलिए ये स्टॉक वैसे परफॉर्म भी नहीं किया है पिछले कुछ महीनों में। और
जो पास्ट में जो परफॉर्मेंस दिखती थी स्टॉक में और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे, और हालांकि इस बार रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद तो बहुत कम हम भी लगा रहे हैं, क्योंकि चेन्नई का इम्पैक्ट दिखेगा। और फिर ये क्वार्टर वैसे भी हिस्टोरिकली कोई बहुत ज्यादा अच्छा क्वार्टर रहता नहीं है इन कंपनियों के लिए। तो आई फील कि अगर कोई भी अगर नेगेटिव रिजल्ट्स थोड़े अगर रिजल्ट्स की वजह से नीचे आता है तो ये स्टॉक बाइंग के लिए बनता है। और मेरे हिसाब से 2300 से लेकर 2350 का जो रेंज है वो सर्टेनली एक अच्छा रेंज है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत अच्छे हो जाते हैं स्टॉक में, और मेरे हिसाब से बाइंग करके चलना चाहिए। डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है उसका इंपैक्ट बहुत पॉजिटिवली इन कंपनीज में देखने को मिलेगा, और आगे भी डॉलर की स्ट्रेंथनिंग को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से वहां पे जो जॉब्स डेटा आए हैं, और हो सकता है कि फेड रेट्स और भी बढ़ाएं, तो उन सबको देखते हुए लगता है कि डॉलर इंडेक्स और डॉलर ये मजबूत होंगे और बाकी करेंसीज वीक होंगी, तो उनका सबका पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे लगता है कि टीसीएस और आईटी कंपनीज में सर्टेनली देखने को मिलेगा, भले शॉर्ट टर्म में नहीं हो बट लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो सर्टेनली इट्स अ वेरी गुड बाय, और रिजल्ट्स देख के और फिर दूसरा कॉल लेना होगा। बिल्कुल, तो टीसीएस में नतीजों के पहले और नतीजों के बाद थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने की संभावना बनती है, ये राय है संदीप की तरफ से। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहले तो प्री ओपनिंग सेशन, जहां पर शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की, और साथ ही रुपए की शुरुआत भी होगी, क्योंकि रुपए में रिकवरी दिखी थी शुक्रवार को 30 पैसे की। अब वो रिकवरी टिकाऊ है या फिर दुनिया भर के बाजारों में आज जो कमजोरी है उसके चलते हम भी गिर जाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपका पसंदीदा जैकपॉट शेयर होगा, साथ ही स्टॉक 2020 में हमारे कैपिटल्स ने आज कौन से वो 20 स्टॉक आइडियाज डिस्कस किए हैं और रिकमेंड किए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरा एक्शन है और कई इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिन पर हमारे एक्सपर्ट से राय भी हमें लेनी है, तो बने रहिएगा इस ब्रेक के बाद।